नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र गिरी केस से जुड़ी हुई सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा। महंत नरेंद्र गिरी ने वसीयत पर जो है वसीयत के बारे में जो जानकारी आई है वो आपको बता दें। बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था और उन्होंने 3 बार वसीयत तैयार की थी। न्यूज़ 18 के पास वसीयत की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और 3 वसीयत देखिए, आखिरी वसीयत 4 जून 2020 को बनवाई। तीसरी वसीयत में पहली 2 वसीयत रद्द की। पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को बनवाई। पहली वसीयत में बलवीर गिरी उत्तराधिकारी, दूसरी वसीयत 29 अगस्त 2011 को बनवाई। दूसरी वसीयत में आनंद गिरी उत्तराधिकारी, इसमें बलवीर गिरी का वसीयतनामा रद्द। तीसरी वसीयत में पहले की दोनों वसीयत रद्द कर दी। इसे आप ऐसे समझिए, सुसाइड नोट आया, सुसाइड नोट में परेशान करने की बात वो लिखते हैं, लेकिन फिर बाद में अगर आपने सुसाइड नोट वाकई पढ़ा हो तो उसमें आप देखेंगे कि एक सवाल उठा कि ये सुसाइड नोट तो है लेकिन वसीयतनामा भी लग रहा है। अब उनके वसीयतनामे से जुड़ा खुलासा हुआ है, उसमें ये बात आ रही है कि उन्होंने तो 2010 में भी अपनी एक वसीयत तैयार की थी और 3 वसीयत वो तैयार कर चुके हैं। वो बलवीर गिरी को जिम्मेदारी देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर देते हैं। तो ये एक आप ये देखिए कि 2010 से अब ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा कि उन्होंने पहली वसीयत तैयार जब की तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या बदलाव हुआ कि उन्होंने फिर वसीयत बदल दी, फिर उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने फिर वसीयत बदल दी। तो 3 बार वसीयत बदली गई है और आखिरी जो हमारे पास आता है, जो सुसाइड नोट आता है, उसमें वो उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देने की बात कहते हैं जिसको पहली बार वसीयत में उन्होंने जिम्मेदारी दी, यानी कि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उत्तराधिकारी का। तो उनके साथ हो क्या रहा था, सवाल यह है। महंत नरेंद्र गिरी की इस वसीयत में दूसरे गवाह के रूप में आर.के. उपाध्याय ने साइन भी किए हैं। इस बारे में आर.के. उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी सर्वेश कुमार दुबे ने। वसीयत को तैयार कराने वाले हैं ऋषि शंकर द्विवेदी, उनके वकील, और हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताएं कि अब तक महंत नरेंद्र गिरी ने कितनी वसीयत तैयार कराई थी और कौन सी वसीयत मान्य होगी और कौन इसमें उत्तराधिकारी है? अब तक महंत नरेंद्र गिरी जी ने 3 वसीयतें तैयार कराई हैं। एक 7 जनवरी 2010 को, दूसरी 29 अगस्त 2011 को, और आखिरी वसीयत जो सब मान्य वसीयत है वो 4 जून 2020 को कराई है। क्या किसको उत्तराधिकारी बनाया है और क्या वजह रही उसको बार बार वसीयत क्यों बदली उन्होंने? बार बार वसीयत बदलने का कारण तो चेला लोगों का व्यवहार और उनकी कार्यशैली ही रहा है, लेकिन आखिरी में उन्होंने बलवीर गिरी को बनाया क्योंकि बलवीर गिरी ने आकर बलवीर गिरी से ही आखिरी में वो संतुष्ट रहे। उनका बलवीर गिरी ही हमारे मठ का आगे का कार्य देखेंगे। अब अच्छा, जानना चाहेंगे पहली वसीयत में किसको उन्होंने बनाया, दूसरे में किसको, और फाइनल फिर बलवीर गिरी को कैसे बनाया? 7 जनवरी 2010 की वसीयत में उन्होंने बलवीर गिरी जी को बनाया और दूसरी वसीयत 29 अगस्त 2011 को ये कहते हुए बनाया कि बलवीर गिरी जी मठ का कार्यभार नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मैं उनको हटा करके आनंद गिरी जी को बना रहा हूं जो मेरे चेला हैं। और 2020 में आनंद के कार्यों से असंतुष्ट होकर के और उनके उससे मतभेद होने के कारण उन्होंने कहा नहीं, 4 जून 2020 को उन्होंने तीसरी वसीयत बनाई और अन्य 2 वसीयतों का जिक्र मैंने उस वसीयत में कर रखा है कि ये दोनों मनसूख किए जाते हैं और ये आखिरी वसीयत हमारी मान्य होगी, जिसमें बलवीर गिरी जी को उन्होंने अपना वारिस तय किया। ये बताएं कि ये रजिस्टर्ड वसीयत थी, खुद महंत नरेंद्र गिरी क्या वहां पर गए थे और क्या ये कानूनी वैधता है, इसी की मान्यता रहेगी अंतिम वसीयत की? अंतिम वसीयत रूप में 4 जून 2020 की मान्यता है। उन्होंने अपने गवाह 2 गवाहों को लेकर के हमारे तैयार करने के बाद उसको पढ़ने के बाद ले जाकर के रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत कराया और पंजीकृत करा करके 2 अपने हस्ताक्षर मेरे और गवाहों के समक्ष किया उन्होंने। तो क्या कहेंगे कि आपको कभी लगा ये वसीयत बार बार बदलने के पीछे उन्होंने, आप उनके वकील थे, कहते डॉक्टर वकील से जो मर्ज नहीं छुपाया जाता, कोई बात नहीं छुपाई जाती, तो क्या उन्होंने कुछ बताया था कि कोई उनको मानसिक रूप से परेशानी है, कोई आनंद गिरी से दिक्कत है, किसी से दिक्कत बताई थी? हाँ, आनंद गिरी से उन्हें दिक्कत थी। आनंद गिरी से 2011 के बाद और 2020 के दरमियान उन्होंने कई बार आनंद गिरी के व्यवहार कार्यशैली को लेकर के आपत्ति किया था और हमसे भी चर्चा किया था। कई और मामले में भी आनंद गिरी ने इनका विरोध किया था। आनंद गिरी का झगड़ा सार्वजनिक है, सब जानते भी हैं, बीच में चला भी था और आनंद गिरी को इन्होंने अपने मठ से हटा भी दिया था। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
तो बहुत खुलासे हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे में पहुंचने वाले अनुराग संत ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने न्यूज 18 को बताया है कि कमरा बिखरा हुआ था, बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी, टेबल पर पानी गिरा हुआ था। उनका कहना है कि देखकर नहीं लग रहा था कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, लेकिन जो वीडियो बाद में सामने आया, आपने देखा कमरा बहुत सलीके से था। देखिए, वहाँ पे पहुँचने के बाद बड़ा आश्चर्यचकित सभी चीज़ें थी और हम लोग एकदम से भावुक हो चुके थे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखा कि महाराज जी ज़मीन पे लेटे हुए थे और जो भी वहाँ के शिष्य और विद्यार्थी थे मठ के, वो लोग सभी लोग उनको उतार चुके थे और महाराज जी को ज़मीन पे लिटाया जा चुका था। और महाराज जी को देखने के बाद भाई वहाँ जिसको कमरे की क्या स्थिति थी जब आप पहुंचे? बिस्तर कैसा था? स्टूल बिस्तर पर था कि नीचे था? क्योंकि जो उनका फंदा था वो हुक में था, ना कि पंखे में था। जी जी, वो जो चीज़ें आप देख रहे हैं वीडियो में वो तो थी प्लस हम लोग ने जो देखा वो ये बस आप मान लीजिए, प्लस कि सारा कमरा पूरा अस्त व्यस्त पूरी अवस्था में पड़ा हुआ था। बेड की चादरें बड़ी बिखरी हुई टाइप से थी और आपका जो टेबल महाराज कमरे में एक रखी हुई थी, वो टेबल पे पानी वानी गिरा था, टेबल पे कुछ बोतलें थी ऊपर नीचे, इस टाइप से सब पूरा एकदम अस्त व्यस्त टाइप का पूरा वो कमरा था। क्या आपको लगता है उस कमरे में कोई और था? जिस तरह आप बता रहे हैं कि पानी गिरा था, चद्दर भी गिरा हुआ था। देखिए, अब कमरे में कौन था क्योंकि अब ये तो हम नहीं बोल पाएंगे स्थिति से। और जो हम लोग समझ रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं हम लोग कि आत्महत्या नहीं हत्या है। फिलहाल सरकार ने भी इसको सुना और सीबीआई जांच कर रही है। अब अभी दूध का दूध पानी का पानी ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। कहीं चोट के निशान आपने देखे हो महाराज जी के शरीर पर? नहीं, क्योंकि उतने समय तो ये भी था, सभी के मन में डर होता है कि जब ये अवस्था होती है तो कोई भी बॉडी को छूता नहीं है। तो ऐसी कोई विशेष हम लोगों ने कोई चीज़ हटा के तो देखी नहीं है, बस ऊपर ऊपर जो देखा तो कोई विशेष ऐसा चीज़ नहीं, बस वही जो एक फंदे का दाग टाइप का था वो था जो था। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई महंत की समाधि खुदवा सकती है। दरअसल नरेंद्र गिरी के गले पर वी का निशान मिला था, जो कि फंदे के कारण बना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बताया गया था कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीबीआई फिर से पार्थिव शरीर की जांच कर सकती है ताकि गर्दन के उस निशान की पड़ताल हो सके। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने दर्ज कर ली है एफआईआर। सीबीआई की दिल्ली यूनिट ने आईपीसी 306 में एफआईआर दर्ज की है। आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है ये। और अगर अमर गिरी जो है, पवन महाराज की शिकायत जो है, इसका आधार बनी एफआईआर, सीबीआई ने आनंद गिरी को एफआईआर में बनाया है आरोपी। तो फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ये कि जो शुरुआती एक थ्योरी सामने आई, सीबीआई उसी के मुताबिक आगे बढ़ रही है। आनंद गिरी को ही आरोपी बनाया गया और आनंद गिरी का ही नाम सबसे पहले सामने आया था। तो फिलहाल जांच जो है उसी रूटीन पर चलती हुई नजर आ रही है। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 तो है ही, आज वो फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा। योगी सरकार ने जो टारगेट रखा था, अगर वो पूरा हो जाता है तो यूपी में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और यूपी पहला देश का ऐसा राज्य हो जाएगा। सीएम योगी की निगरानी में चल रहे महाअभियान का ही असर है कि यूपी में देश में सबसे ज्यादा जो है टीकाकरण हुआ है। तो देश का सबसे पहला ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा टीकाकरण हो रहा है, उत्तर प्रदेश। किसी भी प्रदेश द्वारा लगाए गए टीकों से अधिक है, बल्कि दुनिया में कई देशों से भी अधिक संख्या में टीके लगाए गए हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों को तो पहली डोज दी जा चुकी है और लगभग 1.25 करोड़ 1.80 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। अभी WHO नीति आयोग का भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि पहली डोज, एक सिंगल डोज लेने से भी काफी बचत होती है। तो ऐसे में लगभग 50% से अधिक की जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उनको एक डोज दी जा चुकी है।
यूपी में एक सीनियर आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन जो है कई लोगों को इस्लाम धर्म की खूबियां गिनाते हुए नजर आता है। आरोप है कि इफ्तिखारुद्दीन लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये वीडियो 2014 से 17 के बीच का बताया जा रहा है। उस दौरान आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कानपुर मंडल के कमिश्नर पद पर तैनात थे। आरोप है कि उसी दौरान उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। ये आरोप लग रहा है। अलग अलग हिस्सों में वो लोगों का ब्रेन वॉश करते नजर आ रहे हैं। ये भी आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर के ही एक बीजेपी नेता ने सीएम ऑफिस से इसकी ऑनलाइन शिकायत की और इसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। अब तो कोई रसूल दिया, तो कोई नबी दिया, खातमुन नबी इज द सीड ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। देन कौन करेगा दावत की गल्ला? जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, उसको दावत ही करता है, फर्ज इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम, अरब में। लेकिन अभी तो अल्लाह के नूर का इत्माम होना है, अल्लाह के नूर का इत्माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इत्माम होना है ना। हर कच्चे पर पक्के हर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वे तलाक मांगा।